नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस खास रात में हम आपको लेकर चलेंगे एक ऐसी यात्रा पर जहां समय धीरे चलता है, जहां प्रकृति अपनी भाषा में बात करती है और जहां जीवन की सच्ची खुशबू मिट्टी में बसी हुई है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक चरवाहे की नहीं है, यह उन सभी की कहानी है जो सुबह की पहली किरण के साथ उठते हैं, जो अपने हाथों से मेहनत करते हैं और जो प्रकृति के साथ एक गहरा रिश्ता रखते हैं। अगर आपके मन में कोई खास कहानी है, कोई विषय है जिस पर आप कहानी सुनना चाहते हैं, तो कृपया नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। हम आपकी हर बात को ध्यान से सुनते हैं और आपकी पसंद के अनुसार नई नई कहानियां लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की कहानी। ठंडी भोर और चरवाहे की सुबह। जब रात का अंधेरा हल्का होने लगा, सर्दियों की उस सुबह जब पूरी दुनिया अभी सोई हुई थी, जब आसमान में तारे अभी भी अपनी जगह पर टिमटिमा रहे थे, तब एक छोटे से गांव की मिट्टी की झोंपड़ी में एक आदमी की नींद खुली। उसका नाम था रामदीन। 50 साल की उम्र, लेकिन चेहरे पर उससे कहीं ज्यादा अनुभव की लकीरें, गहरी गहरी लकीरें जो बताती थीं कि जिंदगी ने उसे बहुत कुछ सिखाया है। आंखें छोटी लेकिन तेज, वैसी आंखें जो अंधेरे में भी रास्ता देख लेती हैं। भोर का समय था, वह समय जब दुनिया सोने और जागने के बीच झूल रही होती है। आसमान काला था, लेकिन उस कालेपन में एक हल्का सा बदलाव आ रहा था। पूरब की दिशा में, जहां से सूरज निकलता है, वहां एक बहुत ही पतली लकीर उभर रही थी। नीली, फिर धीरे धीरे हल्की गुलाबी। रामदीन ने अपनी पुरानी खादी की चादर हटाई। ठंड तुरंत उसके शरीर से टकराई, इतनी तेज ठंड कि पल भर को उसका शरीर कांप गया। उसकी सांस मुंह से निकली तो सफेद भाप बनकर हवा में घुल गई। झोंपड़ी के बाहर का तापमान शून्य से भी नीचे होगा। जमीन पर पाले की एक मोटी परत जम गई थी। वह पाला चांदनी की रोशनी में ऐसे चमक रहा था जैसे किसी ने छोटे छोटे हीरे बिखेर दिए हों। रामदीन धीरे से उठा। उसके घुटनों में दर्द था, सालों की मेहनत का असर, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। यह दर्द उसका साथी था। रोज सुबह यही दर्द उसे याद दिलाता था कि वह जिंदा है, कि उसका शरीर अभी भी काम कर सकता है। उसने अपनी पुरानी ऊनी शॉल उठाई। ये शॉल उसकी मां ने बुनी थी बरसों पहले। अब यह फटी हुई थी, कई जगह से रफ्फू की हुई थी, लेकिन रामदीन इसे बदलना नहीं चाहता था। इसमें उसकी मां की महक थी, उसके हाथों का स्पर्श था। शॉल को कंधों पर डालते हुए रामदीन ने अपने पैरों में चप्पलें डालीं। वे भी पुरानी थीं, एक तरफ से फटी हुई थीं, लेकिन अभी काम चला रही थीं। उसने दरवाजा खोला। बाहर की ठंड एक झटके में भीतर घुस आई, लेकिन रामदीन अब इसका आदी था। उसने गहरी सांस ली। ठंडी हवा उसके फेफड़ों में भरी, तेज, चुभने वाली, लेकिन साफ, बिल्कुल साफ। आसमान की ओर देखते हुए उसने मन ही मन कहा, आज भी एक नया दिन, शुक्र है भगवान का। गौशाला की पहली आवाजें। रामदीन के कदम गौशाला की ओर बढ़े। गौशाला गांव के बाहरी छोर पर बनी हुई थी। मिट्टी की मोटी दीवारें, लकड़ी के मजबूत खंभे और ऊपर खपरेल की छत। यह गौशाला भी रामदीन के पिता ने बनाई थी और उनके पिता ने। पीढ़ियों से यह खड़ी थी। गौशाला का रास्ता पगडंडी से होकर जाता था। अंधेरे में वह रास्ता बमुश्किल दिख रहा था, लेकिन रामदीन की आंखें और पैर जानते थे। उसने इस रास्ते पर हजारों बार चला था, आंखें बंद करके भी चल सकता था। रास्ते में उसने देखा, दूर एक और घर में दिया जल गया था। शायद कोई और भी जाग गया था। गांव में कुछ लोग ऐसे थे जो रामदीन की तरह सुबह जल्दी उठते थे। किसान, दूध वाले, मजदूर, वे लोग जो जानते थे कि मेहनत सुबह से शुरू होती है। गौशाला के पास पहुंचते ही रामदीन ने आवाज सुनी, गायों की धीमी रंभाहट। वे भी जाग चुकी थीं। उन्हें भी पता था कि रामदीन आने वाला है। रोज का समय, रोज की दिनचर्या। रामदीन ने लकड़ी का भारी दरवाजा खोला। कब्जे चरमराए। दरवाजा खुलते ही भीतर से गर्म हवा का झोंका बाहर आया। पशुओं की सांसों की गर्माहट, उनके शरीर की गर्मी। ठंड के इस मौसम में यह गर्माहट स्वर्ग जैसी लगती थी। भीतर अंधेरा था,
लेकिन रामदीन ने कोने में रखी लालटेन उठाई और माचिस से जलाई। पीली रोशनी धीरे धीरे फैली। अब सब दिखने लगा। 3 गायें थीं। एक बूढ़ी जिसका नाम था लक्ष्मी, वह रामदीन के साथ 10 साल से थी। उसकी आंखें अब कमजोर हो गई थीं, लेकिन अभी भी दूध देती थीं। दूसरी गाय थी पार्वती, युवा और ताकतवर। और तीसरी थी गौरी, जो सबसे शांत थी। 2 भैंसें भी थीं, काली और मोटी। उनके सींग बड़े थे, लेकिन वे रामदीन से बिल्कुल नहीं डरती थीं। बल्कि जब रामदीन आता था तो वे भी खुश होती थीं। रामदीन ने पहले हर पशु के पास जाकर उनके माथे पर हाथ फेरा। यह उसका तरीका था। हर सुबह पहले प्यार, फिर काम। कैसी हो लक्ष्मी? उसने बूढ़ी गाय से कहा। गाय ने अपना सिर रामदीन के हाथ पर रगड़ा, जैसे कह रही हो, अब तुम आ गए तो सब ठीक है। रामदीन ने एक एक करके सबकी पीठ सहलाई। फिर उसने जांचा कि रात में सब ठीक रहे या नहीं। कहीं कोई घाव तो नहीं, कहीं कोई बीमारी का लक्षण तो नहीं। सब ठीक था। उसने राहत की सांस ली। अब समय था दूध दुहने का। रामदीन ने लक्ष्मी के पास एक छोटी लकड़ी की चौकी रखी और बैठ गया। उसने एक पुरानी एल्यूमिनियम की बाल्टी लक्ष्मी के थन के नीचे रखी। उसके हाथ अपने आप चलने लगे। दाएं हाथ की उंगलियां, फिर बाएं हाथ की, एक लय में, एक ताल में, जैसे कोई संगीत बज रहा हो। दूध की पहली धार बाल्टी में गिरी। छन छन छन। यह आवाज रामदीन को सबसे ज्यादा पसंद थी। इस आवाज में उसे शांति मिलती थी। इस आवाज में उसे अपने पिता की याद आती थी, जो कहते थे, बेटा, दूध की आवाज सबसे पवित्र आवाज है। यह माँ की आवाज है, यह धरती की आवाज है। दूध दुहते हुए रामदीन ने देखा, लक्ष्मी बिल्कुल शांत खड़ी थी। उसकी आंखें आधी बंद थीं। शायद वह भी इस पल का आनंद ले रही थी। धीरे धीरे बाल्टी भरने लगी। सफेद गाढ़ा दूध, ताजा और गर्म। रामदीन ने एक घूंट पिया। यह उसकी आदत थी। हर सुबह पहला घूंट वह खुद पीता था, और हर बार उसे लगता था, दुनिया की सबसे अच्छी चीज यही है। लक्ष्मी का दूध दूहने के बाद उसने पार्वती का दूध दूहा, फिर गौरी का, फिर दोनों भैंसों का। काम खत्म होते होते 1 घंटा बीत गया। आसमान अब थोड़ा और उजला हो गया था। अब नीला नहीं, हल्का गुलाबी। रामदीन ने सभी पशुओं को ताजा चारा डाला। सूखी घास जो उसने कल शाम काटी थी। पशु खाने लगे। उनके मुंह चलने की आवाज गौशाला में गूंजने लगी। फिर उसने उनके सामने पानी की बड़ी बाल्टियां रख दी। पानी ठंडा था, लेकिन ताजा, कुएं से सीधे निकाला हुआ। सब काम पूरा होने के बाद रामदीन ने एक बार फिर हर पशु के माथे पर हाथ फेरा। अब मैं जाता हूं, थोड़ी देर बाद वापस आऊंगा। गायों ने जैसे समझ लिया, उन्होंने अपना खाना खाना जारी रखा। गौशाला से बाहर निकलकर रामदीन बकरियों के बाड़े की ओर बढ़ा। यह बाड़ा गौशाला से थोड़ा आगे था, बांस की बाड़ से घिरा हुआ, और भीतर मिट्टी का एक छोटा सा घर। बाड़े के पास पहुंचते ही आवाजें शुरू हो गईं। मैं। बकरियां गायों से बिल्कुल अलग थीं। ज्यादा चंचल, ज्यादा शोर करने वाली और ज्यादा जिद्दी। लेकिन रामदीन को यह पसंद था। बकरियों में एक अलग ही ऊर्जा होती थी। उसने बाड़े का दरवाजा खोला। 7 बकरियां बाहर निकलने के लिए बेचैन हो गईं। वे दरवाजे की तरफ दौड़ीं। अरे अरे रुको, रामदीन ने हंसते हुए कहा, अभी नहीं, पहले तुम्हें नहलाना है। लेकिन बकरियां सुनती कहां थीं। वे रामदीन के चारों ओर कूदने लगीं। एक ने उसकी शॉल खींच ली, दूसरी उसकी चप्पल से खेलने लगी। रामदीन हंस पड़ा। यह रोज का नाटक था और उसे अच्छा लगता था। उसने एक एक करके बकरियों को पकड़ा। पहली थी छुटकी, सबसे छोटी, फिर मोती जो सफेद रंग की थी, फिर काली जो नाम के अनुसार काली थी। रामदीन ने एक बाल्टी में पानी भरा। पानी बर्फ जैसा ठंडा था। उसने अपनी उंगलियां पानी में डाली और तुरंत बाहर निकाल ली। ठंड से उसकी उंगलियां सुन्न हो गईं, लेकिन काम तो करना ही था। उसने छुटकी को पकड़ा और उसकी पीठ पर पानी डालना शुरू किया। छुटकी चिल्लाई, मैं। शांत शांत, रामदीन ने प्यार से कहा, बस 2 मिनट, फिर तुम भाग सकती हो। उसने छुटकी के पूरे शरीर को धोया। उसके कानों के पीछे, पैरों के बीच, पेट के नीचे, हर जगह
सफाई बहुत जरूरी थी। एक एक करके उसने 7 बकरियों को नहलाया। आधे घंटे का काम था। उसके हाथ ठंड से लाल हो गए, लेकिन काम पूरा हुआ। नहलाने के बाद रामदीन ने हर बकरी के खुरों की जांच की। यह बहुत जरूरी था। खुरों में कांटे चुभ सकते थे या घाव हो सकता था। अगर समय पर ध्यान नहीं दिया तो संक्रमण हो सकता था। छुटकी के एक खुर में मिट्टी जमी हुई थी। रामदीन ने धीरे से उसे साफ किया। फिर मोती के खुर देखे, सब ठीक थे। काम खत्म होने के बाद उसने बकरियों के कानों के पीछे खुजलाया। ये उनकी पसंदीदा जगह थी। सभी बकरियों ने आंखें मूंद लीं। उनके चेहरे पर संतोष झलक रहा था। अब तुम खेल सकती हो, रामदीन ने कहा। और बकरियां तुरंत भाग गईं, इधर उधर कूदने लगीं। रामदीन उन्हें देखता रहा और मुस्कुराता रहा। मुर्गियों का छोटा संसार। बाड़े से आगे एक कोने में मुर्गियों का घर था। ये घर रामदीन ने खुद बनाया था। बांस की बल्लियां, मिट्टी की दीवारें और ऊपर सूखी घास की छत। छोटा सा लेकिन सुरक्षित। भीतर लगभग 10 मुर्गियां थीं और एक मुर्गा जो सबका मालिक बनता था। रामदीन ने घर का दरवाजा खोला। मुर्गियां तुरंत बाहर आने लगीं, कुड़कुड़ाते हुए, पंख फड़फड़ाते हुए। मुर्गा सबसे पहले बाहर आया। उसने अपने पंख फैलाए और जोर से बोला, कुकड़ों कूं। रामदीन हंस पड़ा। हाँ, तुम ही सबसे बड़े हो। अब खाना खाओ। उसने एक टोकरी से दाना निकाला। मक्के के दाने, बाजरा और थोड़ा गेहूं, सब मिला हुआ। उसने दाना जमीन पर बिखेर दिया। मुर्गियां तुरंत टूट पड़ीं। उनकी चोंचें तेजी से जमीन पर चोट मार रही थीं। टक टक टक। मुर्गा भी खा रहा था, लेकिन बीच बीच में वह दूसरी मुर्गियों को भगा देता था। यह मेरा है। रामदीन ने पानी की एक छोटी कटोरी भी रख दी। मुर्गियों ने पानी पिया। उनकी गर्दनें ऊपर नीचे हो रही थीं। दाना डालने के बाद रामदीन ने घर के भीतर झांका। कोनों में घोंसले बने हुए थे, सूखी घास से। उसने धीरे से हर घोंसले में हाथ डाला। पहले घोंसले में एक अंडा, गर्म, दूसरे में 2, तीसरे में भी 1, कुल 4 अंडे। रामदीन ने सावधानी से उन्हें अपनी टोकरी में रखा। ये अंडे कल बाजार में बेचे जाएंगे, अच्छी कीमत मिलेगी। लेकिन जब वह चौथे घोंसले की तरफ बढ़ा तो उसने कुछ अजीब देखा। कोने की मिट्टी टूटी हुई थी, एक छोटी सी दरार, जैसे किसी ने खोदा हो। रामदीन रुक गया। उसने ध्यान से देखा। मिट्टी के टुकड़े बाहर की तरफ फेंके हुए थे और दरार भीतर की तरफ जा रही थी। चूहा होगा, उसने सोचा। लेकिन फिर उसे लगा, चूहा इतना साफ काम नहीं करता। उसने मन में नोट किया, शाम को इसे ठीक करना होगा। खेतों की ओर यात्रा। घर लौटकर रामदीन ने एक गिलास दूध पिया, फिर थोड़ा आराम किया। उसकी पत्नी नहीं थी, बच्चे नहीं थे। वह अकेला रहता था, खुद खाना बनाता था, खुद साफ करता था। लेकिन अकेलापन उसे कभी नहीं सताता था। उसके पशु ही उसका परिवार थे। थोड़ी देर बाद उसने अपनी हंसियां उठाई, एक बोरा भी, और खेतों की ओर चल पड़ा। खेत गांव से लगभग आधा किलोमीटर दूर थे। रास्ता पगडंडी से होकर जाता था। दोनों तरफ पेड़ थे, नीम, पीपल, आम। उनकी टहनियां आपस में जुड़ी हुई थीं, जैसे हाथ मिला रहे हों। चलते समय रामदीन ने देखा, गांव अब जाग रहा था। कुछ घरों की चिमनियों से धुआं उठ रहा था। बच्चों की आवाजें सुनाई दे रही थीं। कहीं से कोई गाना बज रहा था। उसे अच्छा लगा। गांव जीवित था, धड़क रहा था। रास्ते में उसे 2-3 लोग मिले। एक बूढ़ा आदमी जो अपनी लाठी के सहारे चल रहा था। रामदीन ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया। बूढ़े ने आशीर्वाद दिया। फिर एक औरत मिली जो सिर पर पानी की बाल्टी लेकर जा रही थी। रामदीन ने रास्ता दे दिया। फिर एक बच्चा मिला जो स्कूल जा रहा था, बस्ता कंधे पर, जूते पॉलिश किए हुए। रामदीन ने उसके सिर पर हाथ फेरा। पढ़ाई अच्छे से करना। बच्चा शर्मा गया। जी काका। खेत पहुंचते पहुंचते सूरज पूरी तरह निकल आया था। अब ठंड कम हो गई थी। धूप हल्की गर्म थी, सुखद। रामदीन ने अपने खेत को देखा। यह खेत उसके पिता का था और उनके पिता का। पीढ़ियों से यह जमीन उनके परिवार की थी। खेत बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उपजाऊ था। हरी घास उगी हुई थी, लहलहाती, हवा से लहराती। रामदीन ने बोरा नीचे रखा, हंसिया हाथ में उठाई और घास काटने लगा।
जरट। हंसिया की धार घास के तनों को आसानी से काट रही थी। हर झटके के साथ एक गुच्छा अलग हो जाता। रामदीन उसे बोरे में डाल देता। काटते समय वह गुनगुनाने लगा, कोई पुराना लोकगीत। ओरे चिरैया, तू कहाँ उड़ जाती है? सूरज के पीछे या चांद के संग आती है? यह गीत उसकी माँ गाती थी जब वह बहुत छोटा था। माँ उसे गोद में लेकर सुलाती थी और यही गीत गाती थी। माँ अब नहीं थी, लेकिन उनकी आवाज अब भी रामदीन के कानों में गूंजती थी। पेड़ के नीचे विश्राम। उसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर फिर भीतर घुस गई थीं। यह पेड़ 100 साल से भी ज्यादा पुराना था। रामदीन के परदादा के समय से यहां खड़ा था। रामदीन उस पेड़ के नीचे जाकर बैठ गया। जमीन ठंडी थी, लेकिन सूखी। पेड़ की छाल खुरदरी थी। उसने अपनी पीठ उससे टिका दी। ऊपर देखा तो पत्तियों के बीच से धूप की किरणें छन कर आ रही थीं, सुनहरी। उन किरणों में धूल के छोटे छोटे कण तैर रहे थे, जैसे कोई जादू हो। रामदीन ने अपने झोले से रोटी निकाली। यह सुबह उसने बनाई थी। बाजरे की रोटी, मोटी, सख्त, साथ में एक छोटी सी पुड़िया में नमक और हरी मिर्च। उसने एक टुकड़ा तोड़ा, नमक लगाया, मिर्च के साथ खाया। स्वाद साधारण था, लेकिन भूख ने उसे स्वादिष्ट बना दिया था। खाते समय उसकी नजर सामने गई। दूर पहाड़ दिख रहे थे, नीले, धुंधले। उन पर सफेद बर्फ चमक रही थी। वे पहाड़ हमेशा से वहीं थे, अटल, अडिग। रामदीन को अचानक याद आया, बचपन में उसके पिता ने कहा था, बेटा, पहाड़ों से सीखो। वे कितनी भी आंधी आए, कितनी भी बारिश हो, वे वहीं खड़े रहते हैं। हमें भी ऐसा ही होना चाहिए, मजबूत, धैर्यवान। उस समय रामदीन छोटा था, उसे समझ नहीं आया था, लेकिन अब 50 साल की उम्र में उसे हर शब्द समझ आता था। जिंदगी ने उसे बहुत कुछ दिया और बहुत कुछ छीना भी। पत्नी बीमारी से चली गई, बच्चे हुए नहीं, पिता माता भी गुजर गए, अकेला रह गया। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, पहाड़ की तरह खड़ा रहा। खाना खत्म करके रामदीन ने पानी पिया। उसकी बोतल में कुएं का ठंडा पानी था। एक घूंट पीते ही ताजगी आ गई। फिर उसने अपनी आंखें बंद कर लीं, बस 5 मिनट के लिए। पेड़ की पत्तियां हवा में सरसरा रही थीं। दूर कोई पक्षी चहक रहा था, और भी दूर किसी खेत में हल चल रहा था। बैलों की घंटियां टनटना रही थीं। ये आवाजें रामदीन को सुकून देती थीं। यही तो असली संगीत था, प्रकृति का संगीत। कोई रेडियो, कोई टीवी इतना अच्छा नहीं था। दोपहर का सपना। रामदीन को नींद नहीं आई, लेकिन वह एक अजीब सी अवस्था में चला गया। न पूरी तरह जागा, न पूरी तरह सोया। इस अवस्था में उसे अपना बचपन याद आने लगा। वह देख रहा था, एक छोटा बच्चा इसी खेत में भाग रहा है। उसके पीछे उसकी माँ भागी आ रही है। अरे रुक जा, अभी गिर जाएगा। बच्चा हंस रहा है। उसके हाथ में एक पतंग है, लाल रंग की। वह उसे उड़ाना चाहता है। पिता खेत में काम कर रहे हैं। उन्होंने सिर उठाया, देखा, मुस्कुराए। आने दे उसे, बच्चा है। फिर दृश्य बदल गया। अब वह बच्चा बड़ा हो गया है, जवान। उसकी शादी हो रही है, दुल्हन घूंघट में है, शर्मा रही है। रामदीन खुश है। उसे लग रहा है उसकी जिंदगी पूरी हो गई। लेकिन फिर दृश्य फिर बदला। अब अस्पताल है। बिस्तर पर उसकी पत्नी लेटी है, कमजोर, बहुत कमजोर। डॉक्टर कह रहा है, हम कुछ नहीं कर सकते। रामदीन के हाथ से उसका हाथ छूट रहा है। नहीं, रामदीन ने चीखना चाहा, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी उसकी आंख खुल गई। वह हाँफ रहा था। उसके माथे पर पसीना था। दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने चारों ओर देखा। वह अभी भी पेड़ के नीचे था। सूरज अब थोड़ा और ऊपर चढ़ गया था। दोपहर हो चुकी थी। बस सपना था, उसने खुद को समझाया, बस सपना। लेकिन उस सपने ने उसके दिल में एक दर्द जगा दिया। वह दर्द जो हमेशा भीतर दबा रहता है, लेकिन कभी कभी बाहर आ जाता है। रामदीन ने गहरी सांस ली, आंखें पोंछी, फिर उठ खड़ा हुआ। चलो, काम पर लौटना है, उसने खुद से कहा। काम ही तो एकमात्र दवा थी जो दर्द को भुला देती थी। मुर्गियों के घर की मरम्मत। रामदीन मुर्गियों के घर की ओर गया। सुबह जो दरार उसने देखी थी, उसे ठीक करना था। उसने मिट्टी और पानी मिलाकर गीला किया, फिर उस दरार में भरने लगा। मिट्टी ठंडी थी, लेकिन उसके हाथ अभ्यस्त थे। धीरे धीरे उसने पूरी दरार भर दी, फिर हाथों से चिकना किया। काम पूरा होने के बाद उसने देखा, अब कोई रास्ता नहीं था। चूहा या कोई और जानवर अब अंदर नहीं घुस सकता था। अच्छा है, उसने खुद से कहा। मुर्गियां भीतर अपने घोंसलों में बैठ चुकी थीं।
मुर्गा भी शांत था। सब सोने की तैयारी कर रहे थे। रामदीन ने घर का दरवाजा बंद किया। एक आखिरी बार देखा। सब सुरक्षित था। रात का भोजन। रामदीन अपनी झोपड़ी में लौटा। अब रात हो चुकी थी। आसमान में तारे निकल आए थे, असंख्य, चमकीले। उसने चूल्हा जलाया। लकड़ियां सुलगने लगीं। धुआं उठा, आंखों में चुभा, लेकिन वह अभ्यस्त था। हांडी में दाल थी। उसने उसे गर्म किया। फिर तवे पर रोटी बनाई, बाजरे की। खाना बनाते समय उसे अपनी पत्नी याद आई। वह कितनी अच्छी रोटी बनाती थी, गोल, मुलायम। और उसके साथ वह बनाती थी आलू की सब्जी, रामदीन की पसंदीदा। अब वह खुद बनाता था। रोटी गोल नहीं होती थी, सब्जी भी उतनी स्वादिष्ट नहीं होती थी, लेकिन पेट तो भरना ही था। खाना खाते समय रामदीन ने दीवार पर लगी एक तस्वीर की ओर देखा। उसकी पत्नी की तस्वीर। वह मुस्कुरा रही थी। उसकी आंखों में प्यार था। काश तुम होती, रामदीन ने धीरे से कहा। कितना अच्छा होता। लेकिन तस्वीर ने कोई जवाब नहीं दिया। बस वही मुस्कान, स्थिर, हमेशा के लिए। रामदीन ने खाना खत्म किया, बर्तन धोए, चूल्हा बुझाया, फिर अपनी चारपाई पर लेट गया। कंबल ओढ़ा, पुराना, फटा हुआ, लेकिन गर्म। अध्याय 12। रात के विचार। लेटे लेटे रामदीन छत की ओर देखने लगा। छत पर मकड़ी का जाला था। उसमें एक छोटी सी मकड़ी बैठी थी, शायद सो रही थी। रामदीन ने सोचा, यह मकड़ी भी अपना काम करती है। रोज जाला बुनती है, कीड़े पकड़ती है, जीती है। हर कोई अपने तरीके से जी रहा है। मकड़ी, चींटी, पशु, पक्षी, इंसान, सबकी अपनी जिंदगी है। और मेरी जिंदगी? रामदीन ने खुद से पूछा, क्या मैं खुश हूं? क्या मुझे और कुछ चाहिए? उसने सोचा, शायद पैसे ज्यादा होते, शायद एक बड़ा घर होता, शायद बच्चे होते। लेकिन फिर उसने सोचा, क्या ये सब होने से मैं ज्यादा खुश होता? शायद नहीं। उसके पास जो था वह भी कम नहीं था। स्वास्थ्य था, काम था, पशु थे, छत थी, खाना था, और सबसे बड़ी बात, शांति थी। शहरों में लोग दौड़ते रहते हैं, पैसे के पीछे, नाम के पीछे, लेकिन शांति उन्हें नहीं मिलती। रामदीन को शांति मिली थी इसी मिट्टी में, इन्हीं पशुओं में, इसी साधारण जिंदगी में। हाँ, उसने धीरे से कहा, मैं खुश हूं। 5वीं सुबह, फिर शुरुआत। अगली सुबह फिर वैसी ही थी। ठंड, अंधेरा, पाला। रामदीन फिर उसी समय उठा, फिर वही काम। लेकिन आज उसके मन में एक नई समझ थी, एक नई स्वीकृति। जीवन यही है, दोहराव में सुंदरता है। हर दिन नया है, भले ही काम वही हो। गौशाला में जाते समय उसने देखा, आसमान में एक उल्का टूटी, चमकी और गायब हो गई। रामदीन रुक गया। उसने उस दिशा में देखा जहां उल्का गई थी। शायद यही संदेश है, उसने सोचा। हम सब उल्का की तरह हैं, थोड़ी देर के लिए चमकते हैं, फिर चले जाते हैं। तो जब तक हैं, अच्छे से जियो। गौशाला में पहुंचकर उसने फिर वही काम शुरू किया। दूध दुहना, बकरियां धोना, मुर्गियों को दाना देना। लेकिन आज हर काम में उसे एक नया अर्थ दिख रहा था। दूध दुहना सिर्फ काम नहीं था, यह गाय के साथ रिश्ता था, विश्वास था। बकरियां धोना सिर्फ सफाई नहीं थी, यह देखभाल थी, प्यार था। मुर्गियों को दाना देना सिर्फ खिलाना नहीं था, यह जिम्मेदारी थी, कर्तव्य था। हर काम में एक गहराई थी, एक पवित्रता थी। अध्याय 14। जीवन का दर्शन। खेतों में घास काटते समय रामदीन ने फिर वह छोटा पौधा देखा, जिसे उसने कल पानी दिया था। पौधा थोड़ा बड़ा हो गया था, उसकी पत्तियां थोड़ी और खुल गई थीं। वह जीवित था, बढ़ रहा था। रामदीन ने मुस्कुराते हुए उसे फिर पानी दिया। बढ़ो, उसने कहा, तुम्हें बड़ा पेड़ बनना है। और उसी पल उसे एहसास हुआ, यही तो जीवन का उद्देश्य है, बढ़ना, दूसरों को बढ़ने में मदद करना। और जब वक्त आए तो शांति से चले जाना। कोई शोर नहीं, कोई दिखावा नहीं, बस साधारण ईमानदार जिंदगी। अंतिम विचार। शाम को जब रामदीन पेड़ के नीचे बैठा तो उसने दूर पहाड़ों की ओर देखा। सूरज उन्हीं पहाड़ों के पीछे छुप रहा था। आसमान सुनहरा हो गया था, जैसे किसी ने सोना पिघलाकर फैला दिया हो। पक्षी अपने घोंसलों की ओर लौट रहे थे, पशु भी घर जाने की तैयारी कर रहे थे। पूरी प्रकृति अपनी लय में चल रही थी। कोई जल्दी नहीं, कोई तनाव नहीं। रामदीन ने गहरी सांस ली। यही तो असली जिंदगी है, उसने सोचा। प्रकृति के साथ, सादगी के साथ। शहरों में लोग भूल गए हैं ये सब, वे भाग रहे हैं। कहाँ, पता नहीं, लेकिन रामदीन नहीं भागेगा। वह यहीं रहेगा, अपनी मिट्टी में, अपने पशुओं के साथ। और जब उसका समय आएगा तो वह भी इसी मिट्टी में मिल जाएगा। और शायद उसकी जगह कोई और आएगा, कोई और चरवाहा,
जो यही काम करेगा। और यही तो परंपरा है, यही तो जीवन का चक्र है। समाप्ति। कहानी यहीं खत्म होती है दोस्तों, लेकिन रामदीन की जिंदगी जारी रहेगी। कल भी वह उठेगा, फिर अगले दिन भी, और उसके बाद भी। वह दूध दुहता रहेगा, घास काटता रहेगा, पशु चराता रहेगा, क्योंकि यही उसका जीवन है, यही उसकी पहचान है, और इसी में उसे सुकून मिलता है। संदेश। दोस्तों, इस कहानी का उद्देश्य आपको यह बताना था कि असली खुशी बड़ी चीजों में नहीं, छोटी छोटी चीजों में छुपी होती है। मेहनत में, ईमानदारी में, प्रकृति के साथ तालमेल में। भागदौड़ भरी जिंदगी में कभी कभी रुकिए, चारों ओर देखिए, सुबह की ठंडी हवा को महसूस कीजिए, पक्षियों की आवाज सुनिए, सूरज को देखिए। यही असली सुकून है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया लाइक बटन दबाइए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि हमारी अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। और हाँ, कमेंट में जरूर बताइए आप किस शहर या गांव से हमें सुन रहे हैं और इस वक्त रात के कितने बजे हैं। आपकी हर बात हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आपका हर कमेंट, हर लाइक, हर शेयर हमें प्रेरित करता है और नई कहानियां लाने की ताकत देता है। अब आराम से लेट जाइए, अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए, कंबल ठीक से ओढ़ लीजिए, महसूस कीजिए वह ठंडी हवा जो खिड़की की दरारों से अंदर आ रही है। सुनिए वह सन्नाटा जो रात में चारों ओर फैला हुआ है, और धीरे धीरे, बहुत धीरे धीरे नींद की गहरी गोद में चले जाइए। सपने में शायद आप भी उस गांव में पहुंच जाएं जहां रामदीन रहता है, जहां जिंदगी सीधी और सच्ची है। शुभ रात्रि मेरे दोस्त, मीठे सपने देखिए। कल फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए सो जाइए आराम से, चैन से।